हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। दिस इज लेक्चर 9 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप के बारे में। ये लेक्चर कवर करेगा क्लैट यूजी या फिर 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑल सीयूईटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसमें डीयू एलएलएम, बीएचयू एलएलएम, क्लैट पीजी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड आईलेट यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इन सारे एग्जामिनेशंस को ये लेक्चर कवर करने वाला है। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। मैंने अपनी एलएलबी एलएलएम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है और यूजीसी नेट इन क्वालिफाई किया है विद जेआरएफ। और ये कुछ एग्जामिनेशन हैं जो मैंने क्वालिफाई किए हैं जिसमें डीयू एलएलबी, बीएचयू एलएलएम, डीयू एलएलएम, आईलेट एलएलएम, आईएलआई एलएलएम, क्लैट पीजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम, ये कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। और मैंने यूजीसी नेट भी क्लियर किया है 2 बार और 1 बार जेआरएफ भी आया है। सो जो भी नए हैं इस चैनल पे, सबसे पहले जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको एलएलएम एंड एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड पूरी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इस पे जाके आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्लासेस शुरू की हैं। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे ये क्लासेस हैं एंड ये 5,999 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, जिसमें हम सेपरेट क्लासेस देते हैं आपको फॉर डीयू, बीएचयू, आईएलआई एंड जेएमआई स्पेसिफिक एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम क्लासेस, जिसमें आपको एक्सपीरियंस टीचर मिलते हैं, 40+ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं इस पूरी जो एंट्रेंस एग्जाम सीरीज़ है उसमें। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं तो देखिए सिटीजनशिप होती क्या है। सिटीजनशिप इज बेसिकली अ रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल विद द स्टेट। सो इंडिविजुअल का रिलेशनशिप जो स्टेट के साथ होता है उसे हम सिटीजनशिप कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप इज अ मीन्स ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन किसका? ऑफ नॉन सिटीजन एंड इंक्लूडिंग सिटीजन्स। भाई जो उस देश का नागरिक नहीं है उसको एक्सक्लूड करना और जो देश का नागरिक है उसे इंक्लूड करना। अब ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए क्योंकि कोई भी देश है, कोई भी मान लीजिए देश है, कोई कंट्री है, वो जब पॉलिसी बनाता है तो पॉलिसी किसके लिए बनाता है? अपने देश के नागरिकों के लिए बनाता है, अपने देश के नागरिकों की डेवलपमेंट के लिए बनाता है। तो इस चीज़ के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले वो देखे कि सिटीजन कौन है इस देश का, और उसके बाद ये सर्वे करे कि इस सिटीजन को क्या क्या दिक्कतें हैं। भाई जब उन सिटीजन्स की दिक्कतें सॉल्व होंगी तभी तो देश ग्रो करेगा। तो इसलिए सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिटीजनशिप इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और पार्ट प्ले करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। अगर हम इंडिया की बात करें बेसिकली, सो जो पॉपुलेशन जो है वो 2 में डिवाइडेड है, एक सिटीजन, दूसरा एलियन। सिटीजन्स कौन होते हैं? सिटीजन वो लोग जो देश के मूल नागरिक होते हैं, दैट इज इंडिविजुअल का एक रिलेशन होता है स्टेट के साथ, और वो कुछ पर्टिकुलर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स उनको मिलते हैं। मतलब जितने भी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट हैं वो सब सिटीजन्स को मिलेंगे। वेयर अगर हम एलियन की बात करें, एलियन कौन होते हैं? नॉन सिटीजन होते हैं, जो देश के नागरिक नहीं होते या जो इलीगल इमिग्रेंट होते हैं देश में, उनको कुछ लिमिटेड राइट ही मिलते हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स आते हैं केवल। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऐसे कौन से राइट्स हैं जो सिटीजन को मिलते हैं, नॉन सिटीजन को नहीं मिलते? तो देखिए ये कुछ राइट्स हैं जो केवल सिटीजन को मिलते हैं। जैसे अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें, 15, 16, 19, 29, 30, इन आर्टिकल्स में जो भी अधिकार हैं, जो भी मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, वो केवल किसको मिलेंगे? सिटीजन को। अब आप कहोगे ऐसे कौन से राइट्स हैं? अब आर्टिकल 16 को उठा लो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। अपॉर्चुनिटी किसमें? जॉब में अपॉर्चुनिटी। तो अगर कोई फॉरेनर आएगा इस देश में तो क्या जो अपॉर्चुनिटी यूपीएससी एग्जाम में इंडियन सिटीजन को मिल रही है सेम अपॉर्चुनिटी उसको भी मिलेगी? नहीं मिलेगी। या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, नहीं मिलेगी उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट है, केवल किसको मिलते हैं? सिटीजन को। इंडियन सिटीजन को बाकी सारे राइट्स मिलते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली केवल और केवल इंडियन सिटीजन को कौन से मिलते हैं? जो 15, 16, 19, 29, 30 में वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन को मिलेंगे। फॉरेनर इसको अप्लाई ही नहीं कर सकता। उसके बाद प्रेसिडेंट बनने का अधिकार, वाइस प्रेसिडेंट बनने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, ये बनने का अधिकार किसको मिलेगा? इंडियन सिटीजन को मिलेगा। राइट टू वोट,
केवल इंडियन सिटीजन को मिलेगा, एलियन को नहीं मिलेगा, दैट इज फॉरेनर को नहीं मिलेगा या नॉन सिटीजन को नहीं मिलेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, दैट इज एमपी एमएलए बनने का अधिकार किसको मिलेगा? केवल और केवल सिटीजन को मिलेगा। अगर एमपी एमएलए बनने का अधिकार फॉरेनर को भी मिल गया तो क्या होगा? दोबारा से ब्रिटिशर्स आएंगे और फिर इस बार तो डेमोक्रेटिक वे में इलेक्ट होके कहाँ बैठ जाएंगे? पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे और फिर कहेंगे अब तो जी हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन हम करवा रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं तो हमने इन पे कब्जा नहीं किया। भाई आपको पता ही है हमारे देश के नागरिकों की प्रवृत्ति कैसी है, वो एक रात पहले जो चुनाव चेंज होता है कुछ ना कुछ 500 रुपये पहुँच जाते हैं, चुनाव बदल जाता है, ठीक है, फिर क्या होगा? देश फिर से गुलाम हो जाएगा। तो इसलिए एमपी और एमएलए जो हैं क्या होंगे? केवल देश के नागरिक ही होंगे। इसके साथ साथ जो एमपी एमएलए जो होते हैं उनको देश की समस्या के बारे में पता होता है। भाई देश का व्यक्ति होगा तो देश की समस्या के बारे में पता होगा ना, फॉरेनर को कहाँ पता होगा। इसलिए जो नॉन सिटीजन है इनको डिप्राइव कर दिया जाता है इन सारे अधिकारों से। जब हम सिटीजन की बात करते हैं तो दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल है जस सोली और दूसरा प्रिंसिपल है जस सैंग्विनिस। जस सोली का मतलब क्या है? सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि आपका जन्म हुआ है उस पर्टिकुलर देश में, उस पर्टिकुलर राज्य में, तो आप उस देश के नागरिक बन गए, भारत इसको एक्सेप्ट करता है। और दूसरा जस सैंग्विनिस का मतलब क्या हुआ? सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड टाइज, कि आप मतलब आपका कोई खून का रिश्ता है या एक ब्लड टाई आपके बीच में हो गया है तो उसके बेसिस पे आप क्या बन गए? आप उस पर्टिकुलर जगह के नागरिक बन गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जस्ट सैंग्विनिस। भारत जो है इस चीज़ को काफ़ी हद तक रिजेक्ट करता है और भारत में जस्ट सोली को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं तो सिटीजनशिप इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि लिस्ट 1 जो है दैट इज़ यूनियन लिस्ट, उसमें एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन पार्लियामेंट को है कि वो डिसाइड करेगा कि सिटीजनशिप के ऊपर क्या लॉज होंगे। क्यों? क्योंकि ये देश का मैटर है, ये किसी पर्टिकुलर एक राज्य का मैटर नहीं है, ये संपूर्ण देश का मैटर है। इसलिए देश की बाउंड्रीज में कौन आएगा, कैसे रहेगा, ये अधिकार किसको दिया गया है कि हम किसे कहेंगे कि वो इस देश का नागरिक है? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट कानून बनाएगा, उसके बाद आप जिस स्टेट में चाहें जाइए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल एक बहुत बड़ा आता है कि हम इतनी बात कर रहे हैं सिटीजनशिप पे, तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन को डिफाइन भी करता है कि सिटीजन का मतलब क्या है? तो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन को डिफाइन तो नहीं करता कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिटीजन, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये जरूर एंश्राइन करता है कि मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगी। अब आपको कहाँ कैसे डिफाइन करता है, तो यही हम चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर में और मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। दो तरीके होते हैं मतलब बेसिकली दो ब्रॉड लॉज हैं जो इंडियन सिटीजनशिप से डील करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ग्रैंड नॉर्म जिसे हम कह सकते हैं भारतीय संविधान पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11, ये बात करता है, ये मौलिक आप बेसिक ढांचा प्रोवाइड कर देता है इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। और दूसरा है सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो इसी के एक प्रोविजन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ही प्रोविजन का यूज करके ये एक्ट लेके आया गया था सिटीजनशिप से डील करने के लिए। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11 ये सिटीजनशिप की बात करता है। आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, आर्टिकल 6 बात करता है पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, भाई जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे पार्टीशन के बाद कि यार देखो ऐसे देश में तो हम रहेंगे नहीं जहाँ पे आने वाले टाइम में गेहूं की भी दिक्कत आने वाली है, ठीक है भाई। कई लोग ऐसे थे, देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था वो हुआ था रिलीजन के बेसिस पे, तो जो मुस्लिम्स थे वो उधर चले गए, जो हिंदूज थे मैक्सिमम वो इधर आ गए। अब कुछ हिंदू वहाँ रुक गए, वो सोच रहे थे हम अपनी ज़मीनें छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है, इसमें बात होती है आर्टिकल 6 उनकी बात करता है कि जो लोग यहाँ माइग्रेट होके आए हैं पाकिस्तान से इंडिया में। अब पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया, अब आर्टिकल 7 क्या बात करता है, उन लोगों की जो पहले तो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और फिर क्या होता है उनको समझ आता है कि यार ये देश ठीक नहीं है, इसमें तो बड़ी दिक्कतें हैं, रिलीजन के नाम पे देश बना है, ऑल्दो हम रिलीजन के नाम पे यहाँ पे आ गए कि यहाँ पे मतलब इस पर्टिकुलर रिलीजन की बहुत सेवा होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। तो वो दोबारा इंडिया वापस आ गए, ठीक है। तो लौट के बुद्धू घर को आए, उनकी सिचुएशन, उनके सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे, उनको कैसे मिल सकती है, तो आर्टिकल 7 उसकी बात करता है। उसके बाद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन,
उनके सिटीजनशिप के ऊपर बात करेंगे तो आर्टिकल 8 उस पर बात करता है। देन सिटीजनशिप देने की बात तो हो गई आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 8 में। अब सिटीजनशिप मतलब कौन सिटीजन नहीं होगा, कौन सिटीजन नहीं होगा। सो नॉट सिटीजन जो है आर्टिकल 9 बात करता है कि ये पर्टिकुलर जो है वो सिटीजन नहीं होंगे। इसकी मैं चर्चा करूंगा विस्तृत रूप में, अभी हम डिस्क्राइब करेंगे सारी चीज़ों को, सारे आर्टिकल्स को। देन आर्टिकल 10 आता है कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप, कि आपको सिटीजनशिप मिल गई लेकिन क्या ये डिसकंटिन्यू हो सकती है या कब तक कंटिन्यू होगी, उसके बारे में बात होगी। और उसके बाद क्या है, पार्लियामेंट की पावर आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को पावर दी जाती है कि भाई वो एक लॉ ला सकते हैं और लॉ लाकर क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप को डिफाइन कर सकते हैं, सिटीजनशिप पे कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रोविजन ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसका यूज करके जो पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेके आया। और सिटीजनशिप एक्ट दो चीजों की बात करता है, फर्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड दूसरा लॉस ऑफ सिटीजनशिप। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप में उसने 5 मोड बताया कि 5 तरीके से कोई भी व्यक्ति सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। पहला सिटीजनशिप बाय बर्थ, दूसरा सिटीजनशिप बाय डिसेंट, तीसरा सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन एंड पांचवा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे हो सकता है, 3 तरीके हैं, रेनंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन। बहुत ही बढ़िया टर्म है, इन सबको भी डिस्क्राइब हम करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप के बारे में बात हुई है उसके बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट पर, और उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हैं सिटीजनशिप एक्ट में हम उसके बारे में बात करेंगे, कुछ मेजर अमेंडमेंट्स के बारे में, और उसका जो प्रोविजंस हैं उससे हम उसको आपको डिस्क्राइब करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 टू 11 में पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। अब सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल में क्या होता है कि शुड हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया, जो पर्सन है उसका क्या होना चाहिए, डोमिसाइल इन इंडिया होना चाहिए, एंड ही इज बॉर्न इन इंडिया और एनी ऑफ हिज पेरेंट्स are born in India or residing in India for 5 years immediately before 1945। मतलब क्या हुआ कि पहली चीज डोमिसाइल होना चाहिए कहाँ पे, भारत में, प्लस इसके साथ साथ या तो उसका जन्म भारत में होना चाहिए या उसके पेरेंट का या ग्रैंड पेरेंट का जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। अब मान लीजिए यार भारत में जन्म नहीं हुआ, वो तो लाहौर में जन्मे थे, तो लाहौर में जन्मे थे तो 1945 के 5 साल पहले मतलब 1940 से वो भारत में कहीं रह रहे हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में वो व्यक्ति जो है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल अप्लाई कर सकता है। अब जैसे आप लोगों की सिटीजनशिप है, क्या है भाई, आपका जन्म भारत में हुआ, आपके पेरेंट्स का जन्म भी भारत में हुआ, बन गया आप भारत के नागरिक, ठीक है, कह सकते हो सिटीजनशिप बाय बर्थ और डोमिसाइल, ठीक है। तो आर्टिकल 5 उसकी बात करता है। देन बात होती है आर्टिकल 6 की, पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जो पाकिस्तान से भारत आए। अब इसमें देखो एक कट ऑफ डेट रखी गई 1948 की। कट ऑफ डेट ये 1948 की ही क्यों रखी गई, क्योंकि तब हमने परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तान से कि भाई ये बहुत हो गया, अब यहाँ पे आना है तो आपको क्या करना होगा, एक परमिट लेना पड़ेगा और विदाउट परमिट आप देश में नहीं आ सकते हो। अब ये नहीं है कि टहलते हुए आ गए जी हम तो इसी देश के हैं, अपना भाईचारा, कुछ नहीं, तुम हमसे अलग हो गए ना रिलीजन के नाम पे, अब भागो यहाँ से, पहले परमिशन लो फिर आओगे, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। अब वही चीज़ है जैसे आपका घर है, आपका भाई जो है वो अलग हो जाता है कि मुझे अलग करो अलग करो अलग करो, ठीक है, अलग कर दिया, तो बाद में क्या होगा, उसके लिए गेट लगा दोगे ना कि अगर घर के अंदर आना है तो गेट खटखटा के आओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे और परमिशन लेके आओगे, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। भारत में आना है तो भारत माता की जय कहना है, ऐसा कुछ। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, 19 जुलाई 1948, इससे पहले जो आ गए, ये जो परमिट, जब हमने परमिट सिस्टम स्टार्ट किया इस डेट से पहले जो आ गए, ये मान लो परमिट सिस्टम हो गया, इस डेट से पहले जो लोग आ गए उनकी सिटीजनशिप को लेके बहुत आराम से उनको दे दी गई। कैसे, वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका या उनके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट का जन्म भारत में हुआ हो, और ही शुड हैव रिजाइडेड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन, कि जब से वो भारत में आए हैं चुपचाप भारत में एक जगह रह रहे हैं, ठीक है, और उनका या उनके पेरेंट का या ग्रैंड पेरेंट का जन्म भारत में होना चाहिए। 2 कंडीशन है, उस बेसिस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। अब जो 1948 19 जुलाई 1948
इसके बाद आए हैं, उनके साथ क्या होगा, उनको थोड़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी भाई? सबसे पहले उनका या उनके पेरेंट का या उनके ग्रैंड पेरेंट का, इनमें से किसी का भी जन्म कहाँ होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। उसके बाद जब वो भारत आए हैं तो परमिट फॉर रीसेटलमेंट लेके आए हैं कि भैया हम भारत में दोबारा से सेटल होने जा रहे हैं, उस चीज़ का परमिट लेके आए हैं। तीसरा, उस परमिट को लाने के बाद 6 महीने भारत में कंटिन्यूअसली रह रहे हैं, और 6 महीने भारत में कंटिन्यूअसली रहने के बाद वो क्या करेंगे, वो एक एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। वो क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप, और उसके बाद उनको सिटीजनशिप मिलेगी। आई बात समझ? उसके बाद आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या बात करता है? सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, मतलब उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान चले गए। तो देखो, पार्टीशन के समय जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए मार्च 1 1947 और फिर वापस नहीं आए, तो वो क्या हो गए? नॉट इंडियन सिटीजन। वो पाकिस्तान के नागरिक हो गए, वो इंडियन सिटीजन नहीं है। मतलब ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कही कि वो पाकिस्तान के नागरिक हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि भाई वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। अब चाहे वो पाकिस्तान जाए, अफगानिस्तान जाए, चाहे वो पाताल जाए, चाहे जहाँ मर्जी वहाँ जाए, मतलब ही नहीं। वही होता है जो घर का कोई लड़का अब बेकार निकल गया तो चाहे जहाँ चला जाए वो, उससे कोई मतलब नहीं, डिसओन कर दिया उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, आफ्टर मार्च 1947, मतलब कुछ लोग क्या होते हैं, पहले भारत से पाकिस्तान जाते हैं कि भाई रिलीजन के नाम पे हमारा देश बना है, हमें बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है, तो वो चले गए। बाद में वहाँ जाने के बाद समझ आया ये तो ठीक नहीं है, ये तो आपस में ही लड़ मर रहे हैं, ये तो सिर्फ पावर के लिए इन्होंने डिवाइड किया था और दे वर सेल्फिश, और हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, और आने वाले टाइम में हमें तो आटा चावल गेहूं के लिए भी दिक्कत होने वाली है, 300 रुपये पेट्रोल लेने वाला है। तो भाई अपन क्या करते हैं, भारत में वापस चले जाते हैं। तो जो पहले इंडिया से पाकिस्तान गए और बाद में फिर भारत वापस आ गए, मतलब लौट के बुद्धू घर को आए, उनके सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। तो उनके लिए ये कह दिया कि भैया ठीक है, हम तुम्हें भी रख लेंगे। ऐसा होता है ना, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो हमारी देखो टेंडेंसी ऐसी, अपन तो इंडियन कल्चर वाले हैं, ठीक है, भारतीय सभ्यता, सबको समाहित कर लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है आप आ जाओ, जो कंडीशन हमने 1948 वाले कट ऑफ में रखी है सेम कंडीशन वही है, फॉलो हो जाएगी, और इसके बेसिस पे आपको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी कि भाई आपका या आपके ग्रैंड पेरेंट या पिता का माता का जन्म भारत में होना चाहिए, रीसेटलमेंट के परमिट के साथ आप आने चाहिए, 6 महीने रहिए, 6 महीने के बाद आप अप्लाई कर दीजिए किसके लिए, सिटीजनशिप के लिए, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आफ्टर दैट आर्टिकल 8। अब आर्टिकल 8 बात करता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन भारत के बाहर रहते हैं, उनके सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये बता दी कि भाई आउटसाइड इंडिया में पाकिस्तान को नहीं कंसिडर किया जाएगा, मतलब पाकिस्तान हमारे लिए फॉरेन नेशन नहीं है। पाकिस्तान कैसा देश है, पाकिस्तान मतलब अपना ही पार्ट है। जैसे ये ना मैंने घर वाला एग्जांपल दिया था कि आपके भाई ने या किसी ने घर का बंटवारा करवा लिया, तो वो आउटसाइड थोड़ी हो गया आपके घर के, हाँ भाई घर का ही हिस्सा है, थोड़ा नालायक है। तो भाई पाकिस्तान आज भी घर का ही हिस्सा है, बस थोड़ा नालायक है, इसलिए उससे बातचीत नहीं होती, ठीक है। अब थोड़ा टाइम वाइम लगेगा, वो खुद ही वापस आ जाएगा। जैसे अभी पीओके में चल रहे हैं संघर्ष, पीओके में बलूचिस्तान में बोल रहे भाई हमें भारत से विलय होना है, तो ऐसे ही धीरे धीरे चलेंगे प्रोटेस्ट, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो अंश होगा हिस्सा वापस आ जाएगा, तो फिर से भारत का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। क्या क्या कंडीशन रिक्वायर हैं जो भारत के मतलब भारत के बाहर रहते हैं, पाकिस्तान इज नॉट कंसिडर्ड हियर, सो फॉरेन नेशन में रहते हैं। सबसे पहले वो उनके पेरेंट या उनके ग्रैंड पेरेंट का अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म होना चाहिए। अनडिवाइडेड मतलब जो अखंड भारत था वहाँ पे जन्म होना चाहिए, मतलब जो ब्रिटिश टाइम में जो भी था इंडिया, और रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। और उसके बाद क्या होना चाहिए, जन्म होने के साथ उनको कहाँ जाके रजिस्टर करना है अपने आप को, जो कॉन्सुलेट ऑफिस है हर एक देश में होता है, हर एक फॉरेन नेशन में भारत का कॉन्सुलेट ऑफिस होता है, डिप्लोमेटिक वो ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर दे कि भाई मुझे इंडियन ओरिजिन मतलब सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसके लिए अप्लाई करना है, मिल जाएगा आपको। कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम अभी बात कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आर्टिकल 9 के बारे में बात आती है। आर्टिकल 9 बात करता है, देखो 5 to 8 तो बात करता है किसको सिटीजनशिप मिलेगी, 9 बात करता है कि कौन सिटीजन नहीं होगा। तो देखो कोई भी व्यक्ति अगर वॉलंटरली फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है तो वो आर्टिकल 5, 6 और 8 के अंडर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर सकता और उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे आपके अक्षय कुमार हो गए,
कनाडा के सिटीजन बन गए थे। कनाडा के सिटीजन बनने के बाद भाई जो इंसान कनाडा का, उसको क्या फर्क पड़ता है इंडिया में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो तो यहाँ कमाएगा ना। तो इसलिए मोदी जी से पूछ रहा था, आम काट के खाते हो, छील के खाते हो। बाद में उसको समझ आया यार मूवीज तो मेरी यहीं की चल रही है, मैं सिटीजनशिप ले लेता हूँ, नहीं दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आम काट के और छील के खाने की बात करने के बाद बाकी और पॉलिटिशियन जो है विपक्षी पार्टी, वो तो उसके पीछे लगेंगे। तो उसने फिर वापस से भारत की नागरिकता ले ली। अभी 15 अगस्त को ही उसने पोस्ट की थी फोटो। ऐसे ही आपके कई सारे जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, आप देखना कई ऐसे जिनको आप पूर्णतः भारतीय समझते हो, भारतीय है ही नहीं, नागरिकता ही नहीं है उनके पास। ठीक है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने वॉलंटरली दूसरे देश की नागरिकता ले रखी है या फिर हमारी नागरिकता छोड़ रखी है। उसके बाद आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप। कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, आपकी सिटीजनशिप कब तक कंटिन्यू रह सकती है, क्या इसको खत्म भी किया जा सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जी बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, और इसके लिए पार्लियामेंट कानून बना सकता है। अब जैसे फ्रॉड करके ले ली सिटीजनशिप, ठीक है, तो ये सब कानून बना सकता है। कैसे बनाएगा कानून? सिटीजनशिप एक्ट 1955 उस फॉर्म में कानून बना देगा। आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप। किसके पास अधिकार है राइट ऑफ सिटीजनशिप का? पार्लियामेंट के पास अधिकार है। और पार्लियामेंट आर्टिकल 11 के तहत उसको अधिकार मिला है कैन मेक लॉ ऑन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के ऊपर वो कानून बना सकता है आफ्टर 26 जनवरी 1950। एंड पार्लियामेंट हैव पावर टू रिस्ट्रिक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू में पूछा जाता है, पार्लियामेंट हैज पावर टू रिस्ट्रिक्ट या फिर रिवोक द राइट ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 5, 6 और 8 में जो राइट ऑफ सिटीजनशिप दे रखा है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और रिवोक भी कर सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। और इसी का यूज करते हुए पार्लियामेंट क्या लेके आया? सिटीजनशिप एक्ट 1955। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, सिटीजनशिप एक्ट जो है वो बात करता है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड टर्मिनेशन ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एज पर सिटीजनशिप एक्ट कितने तरीके से हो सकता है? 5 तरीके से हो सकता है। कौन कौन से हैं? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इन 5 तरीकों से क्या हो सकता है? एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। अब हम बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ। अब देखिए, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, 3 कट ऑफ डेट्स हैं। पहली है 1950, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987। दूसरी है 1 जुलाई 1987 से लेके 2004 तक, ठीक है। और तीसरी है 2004 या उसके बाद। अब आप कहोगे ये 3 डेट क्यों दे रखी है बर्थ? मैं बताता हूं क्यों दे रखी है। वो इसलिए दे रखी है क्योंकि एज पर दिस बाय बर्थ आप सिटीजन कब होंगे? पेरेंट की नेशनैलिटी मैटर नहीं करती, आपका जन्म कहां होना चाहिए? भारत में। पहली चीज ये दे रखी थी। ये चीज टिल 1987 चली है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कोई फॉरेनर अगर इंडिया में आया है एंड दैट फॉरेनर इज प्रेग्नेंट, देन इन दैट केस अगर इफ शी डिलीवर्स अ चाइल्ड ओवर हियर, भारत का सिटीजन बन गया। क्यों? पेरेंट की नेशनैलिटी मैटर नहीं करती। किसी का प्लेन में जन्म हो गया और प्लेन भारत में, कहाँ का बन गया? वो भारत का नागरिक बन गया। तो ऐसे तो भाई कोई भी नागरिक बन जाएगा, ठीक है। कोई पाकिस्तान से आया, डिलीवरी यहाँ हो गई, बन गया नागरिक, फिर दिक्कत है। तो इसलिए क्या हुआ, ये जो जस्ट सोली वाला जो था ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर 1987 में फिर इसको अमेंड किया गया, रूल आया अमेंडमेंट का। अमेंड में क्या बोला? आइदर ऑफ द पेरेंट इज इंडियन सिटीजन। भाई कोई भी पेरेंट अगर इंडियन सिटीजन होगा ना, तभी वो भारत का नागरिक बनेगा। भाई बच्चे का जन्म भारत में होना चाहिए और कोई भी पेरेंट भारत का नागरिक होना चाहिए, माता या पिता। अब इसमें भी एक दिक्कत हुई, ये भी चला 2004 तक, लेकिन इसमें भी दिक्कत हुई। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि कई बांग्लादेशी या कई अदर जो आप कह सकते हैं नेशन से लोग आते थे इलीगल माइग्रेंट के रूप में और शादी कर लेते थे। जो बच्चा होता था भाई वो फिर इंडियन सिटीजन बन गया। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या किया गया कि 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद कोई भी बच्चा अगर उसका जन्म भारत में होता है तो उसके दोनों पेरेंट भारतीय नागरिक होने चाहिए या तो, और या फिर एक पेरेंट भारतीय नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। स्पष्टता बोल दिया कि अगर एक पेरेंट भारतीय नागरिक है तो दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तभी उस बच्चे को क्या मिलेगी? सिटीजनशिप बाय बर्थ। आई बात समझ?
अब बात करते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट। सिटीजनशिप बाय डिसेंट क्या होता है कि एनी चाइल्ड, मतलब भाई ऑब्वियस सी चीज़ें, मान लो जैसा मैंने बताया कि यहाँ इंडिया में आया, प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, और उसने बर्थ दे दिया अपने बच्चे को, तो यहाँ पे सिटीजन। ऐसे मान लो भारत का कोई कपल बाहर जाता है, वहाँ डिलीवरी होती है फिर, तो उस केस में क्या है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, कि बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर दिसंबर 1992। और इस केस में क्या है, फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर भारत के बाहर जन्म हो रहा है तो किसी बच्चे का, तो उसका फादर अगर सिटीजन हो इंडिया का तो चलेगा। मान लो कोई पर्सन है, बाहर गया पढ़ने के लिए, अब बाहर पढ़ने के लिए गया, उसके बाद क्या हुआ, वहीं पे नौकरी वोकरी करने लग गया एंड वहाँ शादी कर ली उसने किसी फॉरेनर से, तो भारत, वो अभी भी भारत का नागरिक है बट लेडी तो है नहीं, तो जो बच्चा उसको होगा तो इस बेसिस पे क्या होगा, भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 1992 तक ये चला। उसके बाद क्या होता है, कट ऑफ आती है। फिर क्या होता है कि एनी पर्सन ऑन और आफ्टर, बॉर्न ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई इसमें ये बोला कि केवल फादर हो सिटीजन, अगर फादर होगा तभी मिलेगा। व्हाट इफ मदर हो, तो ये तो जेंडर न्यूट्रल नहीं हुआ। तो इस केस में क्या हुआ, ये बोल दिया आइदर ऑफ द पेरेंट, चाहे माता हो चाहे पिता हो, तो इसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, फिर 2004 की कट ऑफ आती है जिसमें बोल दिया जाता है कि शेल नॉट बी सिटीजन बाय डिसेंट अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एट इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर। वो पर्सन भारतीय नागरिक तब तक नहीं होगा जब तक इंडियन कॉन्सुलेट में विद इन 1 ईयर, जन्म के 1 साल के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन ना करवाया जाए इंडियन कॉन्सुलेट में, ठीक है। तो क्या है, दोनों में से कोई भी पेरेंट भारतीय होना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया जाए, इंडियन कॉन्सुलेट में विद इन 1 ईयर ऑफ हिज या हर बर्थ। उसके बाद बात करते हैं सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अब देखो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन क्या होती है कि कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रहते हैं, जब वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बाय रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें क्या होता है, 6+1 ईयर, मतलब क्या है कि रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 6 ईयर, 6 साल कम से कम भारत में रहने चाहिए। और इन टोटल अप्लाई, जब आप अप्लाई करते हो 6 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो और विद इन 1 ईयर फिर आपका पूरा प्रोसेस होता है और वो चीज़ें चलती है, तो लगभग 7 साल के आसपास पूरा टेन्योर हो जाता है। तो बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू कौन अप्लाई कर सकता है, जो भारतीय, आप ये कह सकते हैं भारतीय ओरिजिन के लोग, जिनके दादा परदादा या जो खुद भारत से लिंकअप रहे हो लेकिन उनकी सिटीजनशिप चली गई हो। जैसे आप ये कह सकते हैं अक्षय कुमार ने जो अप्लाई किया होगा तो बाय रजिस्ट्रेशन किया होगा, ठीक है। देन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर अच्छा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से पहले मैं बता देता हूँ बाय नेचुरलाइजेशन। अब यहाँ पे तो भारतीय लोग, अब मान लो कोई फॉरेनर जो है भारत का नागरिक बनना चाहता है, मान लो वृंदावन आ गया भाई कोई, अब वृंदावन में बस क्या, वो भारतीय नागरिकता चाहिए, तो कैसे अप्लाई करेगा, बाय नेचुरलाइजेशन। 11 साल कम से कम भारत में रहे और फिर इसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। यहीं पे एक पेज आया, एक अमेंडमेंट आया है 2019 में, जिस पे थोड़ा हंगामा भी हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब जैसे सिक्किम को हमने अपने देश का एक राज्य बना लिया, तो क्या हुआ, सिक्किम के जितने भी लोग हैं वो ऑटोमेटिकली क्या बन गए, भारत के नागरिक बन गए। अब कल को जैसे बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट करेंगे, भारत में वापस आ जाएंगे कि यार यहाँ पे तो हम भूखे मर रहे हैं, आटा दाल चावल भी नहीं मिल रहा, और भारत में तो मुफ्त में बट रहा है आटा दाल चावल। एक राज्य है दिल्ली, वहाँ पे मुफ्त में बिजली मिल रही है, मुफ्त में पानी भी मिल रहा है, तो यार बड़ी बढ़िया व्यवस्था है, मुफ्त में शिक्षा मिल रहा है, मुफ्त में स्वास्थ्य मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है यार, तो हम भारत में वापस जाएंगे। तो अब जब वो बलूचिस्तान मान लो भारत में वापस आ गया, तो वहाँ के जितने भी जो लोग हैं वो भारतीय सिटीजन बन जाएंगे, ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के। ये वही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। अब उसके बाद लॉस ऑफ सिटीजनशिप। देखिए मैंने आपको बता ही दिया 3 तरीके हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप के। बाय रिनंसिएशन, आप स्वयं छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ना भाई, कोई व्यक्ति दुनिया खुद ही कह देता है मैं अब संन्यास ले रहा हूँ कि मेरा यहाँ कोई नहीं, रिनंसिएशन। दूसरा बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि आपने कहीं और की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, मतलब आपने वहाँ की मेंबरशिप ले ली तो यहाँ इस पर्टिकुलर जगह की मेंबरशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इफ़ यू आर डेटिंग अदर गर्ल, द फर्स्ट गर्ल विल ऑटोमेटिकली लीव यू, सिंपल। बाय डिप्राइवेशन,
बाय डिप्राइवेशन क्या, आपने फ्रॉड या गलत तरीके से सिटीजनशिप ली, ठीक है, या फिर सिटीजनशिप लेने के विद इन 2 ईयर आपने कोई क्राइम कर दिया, डिप्राइव कर दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज सिटीजनशिप बाय डिप्राइवेशन। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आप किसी को डेट करने जा रहे हो और आप गलत गलत बता रहे हो कि भाई मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है, फ्लॉन्ट कर रहे हो, बाद में पता लगता है भाई इसने झूठ बोल दिया, तो शी लीव यू, सो बाय डिप्राइवेशन, ठीक है, आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा। दिस इज लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अब इसको मैं थोड़ा एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या। सो जैसा मैंने बताया टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप में पहला रिनंसिएशन है। रिनंसिएशन आपको बता ही चुका हूँ कि किसी और अपनी नागरिकता उसने वॉलंटरली छोड़ दी और दूसरे देश की नागरिकता ले ली। जैसे अक्षय कुमार भारत की नागरिकता छोड़कर उसने कहा कि कनाडा की नागरिकता ले ली थी। बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में क्या है कि नोइंगली और वॉलंटरली दूसरे देश की नागरिकता ले ली। जैसे आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में चले जाते हो तो आपके पहले वाले स्कूल से अपने आप ही एडमिशन कैंसिल, तो क्या हो गई, आपकी नागरिकता गई। डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन में आपने फ्रॉड का यूज करके लिया हो या फिर विद इन 2 ईयर आप कोई ऐसा क्राइम कर देते हैं जिसकी 2 या 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज डिप्राइवेशन, ठीक है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय डिप्राइवेशन, ठीक है, जिसकी 2 साल या 2 साल से, आप कोई ऐसा क्राइम कर रहे हो जिसकी 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है, तो आप क्या हो जाएगा, आपकी सिटीजनशिप को डिप्राइव कर दिया जाएगी। भाई हम क्रिमिनल माइंडेड लोगों को क्यों रखें अपने यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो सिटीजनशिप की हम जब बात कर रहे हैं तो एक होता है PIO कार्ड होल्डर, एक होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो देखो, और एक होता है NRI, नहीं रहे इंडियन, मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। तो अब इसमें क्या है, PIO कार्ड होल्डर जो है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट 2015 में खत्म करके इसको मर्ज कर दिया गया OCI से कि अब जो भी सिटीजन है, जो भी मतलब PIO कार्ड होल्डर है, उनको ऑटोमेटिकली ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दे दी जाएगी। 2015 में इस चीज़ को खत्म कर दिया गया था PIO को, और इसको मर्ज कर दिया गया था OCI से। अब देखो OCI के बेनिफिट क्या होते हैं कि वो भारत में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, टहलने आ जाओ, घूमने आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। सारे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, वोट नहीं दोगे, मतलब घूमने के लिए आओ, मस्त मौज में जहाँ रहना है वहाँ रहो, तुम्हारे ही घर है, मौज में आओ, ठीक है, वोट नहीं दे सकते। डिसीजन मतलब लेने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे आप किसी रिश्तेदार को बोलते हो ना कि भाई, या किसी फैमिली मेम्बर को बोल दिया कि भाई आओ जाओ, तुम्हारे ही घर है, कोई दिक्कत नहीं, या पड़ोसी को आपने दे दिया राइट, तो बंदा आ रहा है जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकता आपके घर के। डिसीजन कौन लेगा, आप खुद लोगे, आपके नागरिक लेंगे, ठीक है, जो उस घर में रहते हैं वो लेंगे। तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को पूरा अधिकार है कि भाई लाइफ लॉन्ग वीज़ा उन्हें मिलता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मल्टीपल एंट्री उनको मिलती है, आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपर्पज़ के लिए आ सकते हो, और फाइनेंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक मैटर, इन सब को कोई दिक्कत नहीं है। बस एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते भारत में, और वोट देने का अधिकार इन्हें बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं PIO एंड OCI के। अब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन की हम बात करते हैं। कौन होते हैं नॉन रेजिडेंशियल इंडियन? 282 दिन, 282 डेज अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहता है, ठीक है, वो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हो गया, ठीक है। इनको वोट देने का अधिकार होता है, भारत का पासपोर्ट होता है इनके पास, ठीक है, इंडियन नेशनैलिटी भी होती है इनके पास, लेकिन भाई किसी भी पर्पज से वो बाहर रहते हैं, एजुकेशन पर्पस हो गया या फिर आप ये कहो बिजनेस पर्पस हो गया, बाहर रहते हैं, वोट देने का अधिकार इनके पास होता है। NRI कार्ड होल्डर आप देख सकते हैं, IMF में कोई काम कर रहा है, UNO में काम कर रहा है, वर्ल्ड बैंक में, तो NRI कार्ड मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की, ठीक है, जो सिटीजनशिप एक्ट में हुए हैं। सबसे पहले 1986 का अमेंडमेंट मैं आपको बता चुका हूं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सोली के बेसिस पे सिटीजनशिप की बात करता है, ठीक है, लेकिन 86 में अमेंडमेंट हुआ, जस्ट सोली मतलब आपका बर्थ हो गया तो आप नागरिक बन गए। तो यार ये समझा गया अगर बर्थ हो गया नागरिक बन गए, फिर तो जिसका भी कोई भी फॉरेनर है बर्थ हुआ यहाँ नागरिक ही बनते जा रहे हो, फिर तो हमें सिटीजनशिप ही बांटनी फिरेगी, ठीक है। तो फिर क्या कर दिया गया, नहीं, क्या होना चाहिए, आपके पेरेंट भी यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, बर्थ के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपके पेरेंट्स भी यहाँ के होने चाहिए,
shall be Indian citizen. Born after July 1987 and before December 2003, in addition to own birth in India, can get citizenship only if either of his parent भारत के नागरिक अगर होंगे तब, कोई भी एक हो। 2003 में जो अमेंडमेंट आई, इसमें आज ये समझा गया भारत के नागरिक होंगे, लेकिन जो भाई लोग इन्फिल्ट्रेट करके बांग्लादेश से आ रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट है, उनका क्या? तो बोल दिया गया भारत के नागरिक दोनों में से कोई एक पेरेंट हो, ठीक है, चलेगा। मतलब बोथ द पेरेंट जो है, वो पहली चीज बर्थ आपका भारत में होना चाहिए और बोथ द पेरेंट भारत के नागरिक हो, या फिर अगर दोनों पेरेंट भारत के नागरिक नहीं है तो कम से कम एक पेरेंट जो है भारत का नागरिक हो और दूसरा क्या ना हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो। आई बात समझ? तो बेसिकली क्या है, नैरो प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सैंग्विनिटी और ब्लड रिलेशन यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। नैरो प्रिंसिपल क्या है कि भाई आप ब्लड रिलेशन हो आपका, इसके साथ साथ इलीगल ना हो माइग्रेंट, सिंपल, ये चीज इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट जो आता है 2019 का आता है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपने देखा होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, इस पे जब आ रहा था अमेंडमेंट तो काफी हंगामा भी हुआ था। सो नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, उसमें चेंजेस किए गए। क्या बोला गया इसमें? इस एक्ट में ये बोला गया, ये जो बिल आया था उसमें ये बोला गया कि हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, जो भी इन 6 धर्मों के लोग, कौन से? हिंदू, सिख, मतलब मुस्लिम को छोड़ के बेसिकली हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 स्टेट में रहते हैं। कहां पे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इन 3 स्टेट से, मतलब स्टेट इन द सेंस नेशन, इन 3 नेशन से अगर इन धर्मों के लोग भारत में आए हैं, दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं, तो इनको इलीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा और ये लोग सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। और इनके लिए जो टेन्योर है 11 साल से घटा के 5 साल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 11 साल से घटा के 5 साल कर दिया गया। भाई 11 साल नॉर्मली किसी भी फॉरेन स्टेट से आए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गए, एक हिसाब से फॉरेन नेशन ही हो गए ना हमारे लिए। तो अगर ये आते हैं तो इनको 11 साल रहना पड़ेगा, अदनान स्वामी 11 साल। लेकिन अब अगर वो पर्टिकुलरली हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन है तो उनके लिए 11 साल से घटा के 5 साल कर दिया गया कि आप 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हो भारत की नागरिकता के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो प्रोविजन है ये कहां अप्लाई नहीं होता? ट्राइबल एरिया में अप्लाई नहीं होता। दीज प्रोविजन ऑन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और यहां पे विरोध हो रहा था। यहां पे इसलिए विरोध नहीं हो रहा था कि हिंदू, मुस्लिम, इस चक्कर में कि आपने मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया, इस एरिया में इसलिए विरोध नहीं हो रहा था। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि जो आप नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही वाइब्रेंट और डाइवर्स कल्चर है, ठीक है। वहां के लोग अपने कल्चर को बचा के रखना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या है, वहां उनका कल्चर डाइल्यूट ना हो जाए, तो वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये कहा कि बाहर के लोगों को सिटीजनशिप मत दो। और उनका कोई हिंदू मुस्लिम को लेकर विरोध नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ तो बेसिकली इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहा गया कि ट्राइबल एरिया में आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, वहां पे आप नहीं अप्लाई कर सकते अगर आप वहां रहना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, बिल्कुल नहीं। और दूसरी चीज, इनर लाइन परमिट नॉट अप्लाई टू इनर लाइन एरियाज। इनर लाइन एरियाज बेसिकली वो एरियाज होते हैं जहां पे परमिशन लेके आपको जानी पड़ती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, कि भाई क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या काम है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि वहां का कल्चर डाइल्यूट ना हो। देखो भारत की पहचान या भारत के राज्यों की जो पहचान है ना, उस पर्टिकुलर राज्य के कल्चर की वजह से। आप साउथ में जाएंगे उनका एक अपना कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे उनका एक अपना कल्चर है, और बाहर के लोग अगर जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे तो उनका कल्चर डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमारा कल्चर ही हमारी पहचान है। तो इसलिए उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, ठीक है। इसके अलावा हर जगह एप्लीकेबल है और 5 साल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर दिया गया, 11 साल की जगह 5 साल अप्लाई कर दिया गया। अब बात क्या आती है, अब बात आती है कि
इसके ऊपर विरोध होता है। विरोध क्या होता है कि आपने मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया, इट इज़ अगेंस्ट सेकुलरिज्म। तो देखो इसमें क्या होता है, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं जाऊँगा मुस्लिम को इंट्रोड्यूस ना करने के पीछे रीज़न गवर्नमेंट ने क्या दिया। देखो उसके बाद इस अमेंडमेंट में क्या किया गया, 2019 के अमेंडमेंट में रजिस्ट्रेशन ऑफ OCI को कैंसिल करने की बात कहेगी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी ग्राउंड पे जो OCI जो है दैट इज़ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वो गलत तरीके से ली गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर सकता है अगर फ्रॉड के थ्रू OCI लिया गया हो, या विद इन 5 ईयर 5 साल के अंदर जब उन्होंने OCI लिया है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया लेने के विद इन 5 ईयर्स उन्होंने कोई एक ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए 2 साल तक की सज़ा है, तो ऐसे पर्सन की OCI सिटीजनशिप भी छीन ली जाएगी। और तीसरी चीज़, अगर वो भारत की अखंडता, संप्रभुता या सिक्योरिटी दैट इज सोवर्निटी एंड सिक्योरिटी इसको थ्रेट करता है, तो उसकी OCI सिटीजनशिप ले ली जाएगी 3 लोगों की। पहला जिसने फ्रॉड से लिया हो, दूसरा विद इन 5 ईयर ऐसा क्राइम करता है जिसके लिए 2 साल की पनिशमेंट है, और तीसरा सोवर्निटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन को थ्रेट करता हो, तो उनकी क्या ले ली जाएगी, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया छीन ली जाएगी। अब बात आती है इस बिल को लेके कि भाई मुस्लिम्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। देखो गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा रीज़न दिया और बिल्कुल सही रीज़न मुझे भी लगा, बाकी आपकी अपनी राय है। उन्होंने कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो है ये इस्लामिक रिपब्लिक हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो रिलीजन के नाम पे हुआ था कि हिंदू भारत में रहेंगे, मुस्लिम्स कहाँ रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे। बेसिकली इस हिसाब से पार्टीशन हुआ, और इसलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो है ये इस्लामिक स्टेट हैं। तो इस्लामिक स्टेट में जो इस्लाम रिलीजन के लोग हैं भाई उनको क्या दिक्कत, ठीक है। वहाँ माइनॉरिटी कौन हुआ, वहाँ माइनॉरिटी अदर देन इस्लामिक लोग रहे। तो मान देखो अगर कोई मुस्लिम प्रताड़ित होता है तो उस मुस्लिम को शरण देने के लिए बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया। लेकिन अगर एक हिंदू प्रताड़ित होता है तो उसको शरण कौन देगा, या किसी और रिलीजन का व्यक्ति प्रताड़ित होता है, भाई क्रिश्चियंस के लिए भी कई सारे नेशन हैं, क्रिश्चियन लोग अपने लोगों को ले लेते हैं, हिंदूज़ के लिए कौन करेगा। तो गवर्नमेंट ने रीज़न सिंपल दिया, क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट है, इसलिए जो हिंदू, क्रिश्चियन या अदर देन मुस्लिम हैं, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये अमित शाह ने बोली है कि भाई हिंदूज़ के लिए कौन करेगा या जो भी चीज़ है, इट इज़ नॉट माई पर्सनल व्यू, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हिंदू, सिख, पारसी, बेसिकली वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं, इसलिए उनको यहाँ पे 5 ईयर्स जो है लिमिट कर दी गई उनके लिए। दिस इज़ द ओनली रीज़न। क्यों, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट है और इसलिए वहाँ पे मुसलमानों पे अत्याचार नहीं हो सकता है, और होता भी है तो वो उनका बेसिकली स्टेट का मैटर, वो उसको देखेंगे। लेकिन वहाँ की माइनॉरिटीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू प्रताड़ित होगा तो कहाँ जाएगा, वो सबसे पहले भारत की तरफ ही निहारेगा, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट ने रीज़न दिया। अब बेसिकली एक इंपॉर्टेंट एक्ट जो है इसी चीज़ को चैलेंज करता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये चैलेंज किया गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये अभी पेंडिंग है ये केस, और इसने चैलेंज किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहली चीज़ रूल या लॉ कौन बनाएगा सिटीजनशिप के ऊपर, कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। पहली चीज़ ये लिख लीजिए। और हु हैज़ द पावर टू डिसाइड सिटीजनशिप, कि कोई सिटीजन है या नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये 2 चीज़ें लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।